हेलो स्टूडेंट। सबसे पहले आप सभी का जो है नवीन शिक्षा सत्र में जो है हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी का प्रभाव है उसके कारण राज्य सरकार के आदेशानुसार अभी तक आपके विद्यालयों को लेकर जो है अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। विद्यालय खुल तो गए लेकिन विद्यार्थियों को जो है विद्यालयों में नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन जैसे कि हम सभी को पता है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों बोर्ड क्लास हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसी कारण से आप लोगों का अध्ययन जो है व्यवस्थित रूप से चलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना हो, इसी प्रयास को बनाए रखते हुए विद्यालय परिवार की तरफ से आपकी जो है ऑनलाइन कक्षाएं जो है वो प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है, जिसके अंतर्गत आप लोग जो है डेली वीडियो देख करके और अपने घर पर रहकर ही जो है अपना अध्ययन सुचारू रूप से चालू रख सके। तो इसी कड़ी के अंदर इस कार्यक्रम में जो है मैं पूर्ण कुमार आपकी हिंदी जो 10th क्लास की हिंदी की विषय जो है उस हिंदी विषय के लिए जो है मैं आज से आपकी कक्षाएं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आज पहला दिन है, तो सबसे पहले मैं आपको जो है विषय के बारे में और थोड़ा सा आपके जो कक्षा 10 की हिंदी उसके विषय में बता दूं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले देख लें कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि इस साल से जो है आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किया गया है और अब जो है हमारे CBSE यानी जो NCERT की बुक चलती है वो इस साल से लागू हो गई है। पिछले साल 9th और 11th में लागू हो गया था, इस साल 10th और 12th में लागू हो गया है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कक्षा 10th हिंदी अनिवार्य जो है इसमें हमारे पास में 2 बुक रहेंगी हिंदी की अनिवार्य के लिए। नंबर 1 क्षितिज भाग 2 के नाम से आएगी ये, क्षितिज भाग 2। नंबर 2 कृतिका भी भाग 2 या भाग द्वितीय के नाम से मिलेगी। देखिए भाई, अब भाग 2 भाग द्वितीय क्यों है? क्योंकि कक्षा 9th में जब आपने अध्ययन किया था तो कक्षा 9 में अध्ययन करते समय आपने क्षितिज भाग 1 पर पढ़ लिया था और कृतिका भाग 1 पढ़ लिया था। अब अपन 10th में आ गए हैं, तो जो 10th में अपन आ गए हैं अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। ये अपने हिंदी में दोनों मुख्य बुकें हैं, जिसमें से क्षितिज के अंदर हमें पढ़ना है, क्षितिज में हमें पढ़ना है गद्य प्लस पद्य, यानी गद्य भाग और पद्य भाग, इन दोनों का अध्ययन हमें करना है क्षितिज के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपके बुक भी जो है मुख्य बुक यही है, और इसके अलावा कृतिका में आपको कहानियां, निबंध, नाटक, उपन्यास आदि के जो चैप्टर हैं वो मिलेंगे। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं सबसे पहले आपके क्षितिज भाग 2 जो है बुक है उसको प्रारंभ करूंगा। तो ये तो आपकी जानकारी के लिए था। सिलेबस आपका एक बार में जब बोर्ड द्वारा साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा तो मैं उसके विषय में बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। उसके बारे में आपको बता दूंगा कि क्या आपका पाठ्यक्रम रहेगा, क्या आपकी जानकारी रहेगी, उसके विषय में आपको समय समय पर बता दिया जाएगा कितने नंबर का क्या आएगा, कितने अंकों की ग्रामर आने वाली है। फिलहाल हम समय व्यर्थ बर्बाद ना करते हुए अपने पाठ्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपन किताबें पढ़नी है तो किताबें पढ़नी है तो उसका पाठ्यक्रम अपन चालू कर देंगे। हाँ, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, तो आप सभी को एक तो आपके पास में क्षितिज की बुक यानी क्षितिज की जो पुस्तक है आपकी पाठ्यक्रम की वो सभी के पास आ जाना चाहिए। अगर अभी तक नहीं ली है तो सभी खरीद लें, क्षितिज की बुक प्राप्त कर लें, मार्केट से खरीद लें। इसके अलावा जो है आप लोग एक नोटबुक क्षितिज की बना लें, जिसमें मैं सबसे पहले आपको जैसे परिचय वगैरह कराऊंगा, तो परिचय वगैरह कराऊंगा तो परिचय की डिटेल में नोट करा दूंगा बोर्ड पे यहाँ पर, तो आप लोगों को उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और साथ ही साथ इसमें जो है आपको कठिन शब्दार्थ आदि जो है करने हैं, फिर बाद में प्रश्न अभ्यास का कार्य अपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है अपन स्टार्ट करते हैं, इसको बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ।
तो सबसे पहले अपन जो प्रारंभ कर रहे हैं, बुक का नाम लिख देता हूँ, आपकी पुस्तक का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले अपन प्रारंभ कर रहे हैं क्षितिज, ठीक है। और क्षितिज में अपन प्रारंभ कर रहे हैं गद्य भाग से। क्षितिज में अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्या प्रारंभ करने जा रहे हैं? गद्य भाग, ठीक है। यानी जहां पर हमें कहानियां, निबंध, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने को मिलेंगे, वो है गद्य भाग। तो जैसा कि सबसे पहले पहला जो चैप्टर दिया गया है आपके गद्य भाग का, गद्य भाग का जो पहला चैप्टर है वो है आपके अध्याय नंबर 10। गद्य भाग प्रारंभ हो रहा है आपके अध्याय 10 से, अध्याय 10 नंबर का अध्याय है। और अध्याय का जो लेखक है, लिखने वाले जो हैं वो हैं स्वयं प्रकाश। अध्याय का लेखन जिन्होंने किया है उनका नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जो ये अध्याय है इसको अपन प्रारंभ कर रहे हैं। अब जब भी हम हिंदी में गद्य या पद्य का भाग का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जो है हमें गद्य या पद्य के लेखक या कवि का परिचय पर ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम जन्म की बात करेंगे। सबसे पहले हमें लेखक के जन्म के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले जन्म जो है उसके विषय में पढ़ेंगे। देखो, जन्म की अगर बात करें तो स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ 1947 ईस्वी के अंदर। कब? 1947 ईस्वी इनमें इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान था इंदौर। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, इंदौर। और इंदौर कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी के अंदर। तो मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर इनका जो है जन्म हुआ। फिर देखें, अब जन्म दे रखा है लेकिन पुस्तक में कहीं मृत्यु नहीं दी गई है। आपकी किताब में कहीं भी आपको मृत्यु नहीं मिलेगी। अब आपको लगेगा भाई जन्म तो 1947 बता दिया, मृत्यु तो है नहीं, क्या करें? तो देखो भाई, जन्म 1947 में हुआ। मृत्यु इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि जब ये पुस्तक प्रिंट हो रही थी उस समय तक इनके निधन के बारे में कोई सूचना नहीं थी, यानी इनका निधन नहीं हुआ था। लेकिन अभी कुछ समय पूर्व ही मृत्यु, कुछ समय पूर्व 2019 ईस्वी, 2019 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। यानी सन 2019 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो आप नोट कर लेना निधन को भी, अपनी बुक पर भी लिख देना 2019। मृत्यु 1947 ईस्वी, सॉरी, जन्म 1947 ईस्वी और मृत्यु 2019 ईस्वी, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा आप किताब में ध्यान लगाएंगे, साथ में जो भी डिटेल होगी वो मैं लिखता हुआ चलूंगा साथ में। तो जन्म मृत्यु की बात कर दी है। सबसे पहले हमने जन्म 1947, सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। मृत्यु सन 2019 ईस्वी के अंदर हो गई, ठीक है। अब देखो, स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 ईस्वी इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले, देखो इन्होंने क्या किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको आप जो है जैसे बीटेक एमटेक वगैरह होती हैं, ऐसे इन्होंने क्या किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होती है उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की। और पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान, यानी एक उद्योग प्रतिष्ठान का मतलब है एक औद्योगिक प्रतिष्ठान, एक उद्योगिक इकाई जो थी उस इकाई के अंदर इन्होंने क्या किया, नौकरी करना शुरू कर दी। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। अब देखो, इनका जन्म तो मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ, लेकिन इन्होंने जो नौकरी की और इनका बचपन का जो समय था, तो नौकरी और बचपन का समय अधिकांश दिन था कहाँ पर, अपने राजस्थान में, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं, तो यहीं पर इनका बीता समय। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, फिलहाल स्वैच्छिक यानी खुद की इच्छा से
फिलहाल, क्योंकि जब ये लिखी गई थी तो उस समय इनका निधन नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति का मतलब है रिटायरमेंट, इंग्लिश में रिटायरमेंट कहते हैं, यानी खुद ही जो है अपनी सेवा से मुक्त हो गए, खुद ही अपनी सेवा से मुक्त हो गए, अपने कार्य से मुक्त होकर बाद में वे भोपाल में रहते हैं। और क्या करते हैं, ये वर्तमान में इन्होंने जब ये पुस्तक छापी गई थी उस समय ये कहाँ रह रहे थे, भोपाल में रह रहे थे और वसुधा पत्रिका का संपादन से जुड़े थे। इनकी एक पत्रिका है वसुधा, ये वसुधा जो है इस पत्रिका के संपादन से जुड़ी है, वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वसुधा पत्रिका के संपादन से ये जुड़ गए। फिर देखो, अब उस समय तक इनका ध्यान नहीं हुआ था, इसलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश ये सेवानिवृत्त होकर भोपाल में रहते थे, मध्य प्रदेश भोपाल में, लेकिन मृत्यु हो गई इनकी 2019 के अंदर। जब तक मृत्यु नहीं हुई थी तो सेवानिवृत्त होकर वसुधा पत्रिका, वसुधा नामक एक पत्रिका होती थी, उसके संपादन से ये जुड़े हुए थे। 8वें दशक के में उभरे, 8वां दशक यानी 80 का दशक, 1980 के आसपास, दशक 10 सालों का समूह, दशक कहते हैं 10 सालों का या 10 वर्षों का समूह। तो 8वां दशक, तो 1980 के आसपास की बात कर रहे हैं कि 80 के आसपास में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। यानी 1980 के आसपास प्रकाश में आने वाले जो है स्वयं प्रकाश आज समकालीन की, वर्तमान में जो समकालीन कहानी जो है उसके महत्वपूर्ण जो है ये हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके कितने? 13 कहानी संग्रह, 13 कहानी संग्रह प्रकाशित। इनके 13 कहानी संग्रह जो हैं क्या हो चुके हैं? प्रकाशित हो चुके हैं। कहानियां नहीं है, संग्रह है। संग्रह का मतलब होता है बड़ी पुस्तक है जिसमें बहुत बहुत कहानियां दी होती है। तो 13 संग्रह जो है प्रकाशित हो गए, उनमें कई सारी इनकी कहानियां हैं प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें अब रचनाएं बात कर लेते हैं इनकी। अपन यहां लिख देता हूं रचनाएं। रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन भी, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, आदमी जात का आदमी, आदमी जात का आदमी, संधान, संधान उल्लेखनीय रही। देखो, रचनाएं की बात करें, जिसने मूल रूप से कहानियां दी है, ये सभी कहानियां दी। सूरज कब निकलेगा, इसके बाद आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। ठीक है, इसके ये सब उल्लेखनीय रही। उल्लेखनीय का मतलब है प्रसिद्ध रही। इसके बाद बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। इसके उनके बीच में विनय, उनके बीच में विनय और ईंधन, बीच में विनय और ईंधन, ये दोनों क्या थे? ये उपन्यास है। यहां से लेकर ये उपन्यास है।
ठीक है, ये इनके क्या रहे, उपन्यास रहे। अब इसके अलावा जो है उन्हें पहल सम्मान मिल चुका है, बनमाली पुरस्कार मिल चुका है, राजस्थान साहित्य अकादमी का जो है पुरस्कार आदि पुरस्कारों द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। तो अपने लिए जो अगले लिखने वाली बात है वो आ जाएगी पुरस्कार। यहाँ पर लिखेंगे पुरस्कार। देखो पुरस्कारों की जब बात करें, पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें मिल चुका है बनमाली पुरस्कार, पहल सम्मान। सबसे पहले तो पहल सम्मान ये इनको प्राप्त हो गया, बनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये इनके परिचय की इंपोर्टेंट बातें हो गई, ये अपन को पता रहना चाहिए। हम क्षितिज गद्य भाग का अध्याय 10 स्वयं प्रकाश प्रारंभ किया है अपन ने। स्वयं प्रकाश के विषय में एक बार अपन फिर से थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, रिवीजन एक तरीके से एक पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो स्वयं प्रकाश के विषय में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जन्म 1947 सन 1947 के अंदर इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, मृत्यु 2019 के अंदर जो कि आपकी पुस्तक में नहीं दी गई है। वसुधा जो पत्रिका थी उसके संपादन से जुड़े रहे, मृत्यु से पूर्व सेवानिवृत्त होकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की, वहां से सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्त होकर फिर अपने जो है अध्ययन से जुड़ गए। 80 के दशक में इनकी कहानियां जो है प्रकाशन में आने लगी थी। 13 कहानी संग्रह इनके जो है प्रकाशित हैं अभी तक। रचनाओं की बात करें, कहानी संग्रह में रचनाएं जो कहानियां थी, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये सब क्या थी, कहानियां थी। इसके अलावा बीच में विनय और ईंधन, ये इनके उपन्यास थे। पुरस्कारों की बात करें तो पहल सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है, बनमाली पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है, राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। ये स्वयं प्रकाश जी के विषय में जानकारी हो गई, आपके लेखक के विषय में जानकारी हो गई। अब इसके अलावा देखो मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे। देखो मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, मध्यम वर्गीय ना तो ज्यादा उच्च हो और ना ज्यादा निम्न हो, मतलब जो मध्यम मार्ग का बीच के जिनके कहते हैं अपन, ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा निम्न, ना तो बहुत गरीब हो ना बहुत ज्यादा अमीर हो, बिल्कुल मध्यम वर्गीय, उस जीवन के कुशल चितेरे, कुशल यानी बहुत ही कुशलता से, चितेरे यानी चित्रकार, कि मध्यम वर्ग के जीवन का बहुत ही अच्छे से चित्र बनाने वाले, चित्र खींचने वाले। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। अब इनकी जो कहानियां आई हैं उन कहानियों में क्या मिलेगा अपन को, इनकी कहानियों में मिलेगा वर्ग शोषण, कि वर्ग संघर्ष जो है उस वर्ग संघर्ष के लिए क्या मिलेगा, कि वर्ग संघर्ष के विरुद्ध चेतना, कि जो पूंजीपति वर्ग और जो निर्धन वर्ग है उसके बीच में जो वर्ग संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है उसके विरुद्ध चेतना यानी जागृति दिखाते हैं। हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है, और साथ ही समाज में सामाजिक जीवन, कि समाज में जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन में, सामाजिक जीवन के अंदर जो जातिगत भेदभाव करते हैं लोग, संप्रदाय अलग अपने संप्रदाय जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई सारे संप्रदाय हैं उनके विषय में, और लिंग स्त्री और पुरुष इनके आधार पर हो रहे भेदभाव, क्योंकि इनके आधार पर भेदभाव होते हैं और कई जगह ये विवादों के कारण बनते रहे हैं। तो इन भेदभावों के खिलाफ प्रतिकार यानी अपनी आवाज उठाने वाले, आवाज उठाने का स्वर यानी आवाज इनकी, इन्होंने आवाज भी उठाई है उनके विषय में। रोचक किस्सा गोई यानी बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से, रोचक यानी बहुत ही रुचिपूर्ण, रुचिप्रद, किस्सा गोई का मतलब है किस्से कहने वाला, किस्से कहानियां कहने वाला,
तो यहाँ पर किस्सा गोई का तात्पर्य हो जाए रोचक तरीके से कहानियां कहने वाले हैं ये। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई, क्योंकि इन्होंने कहानी क्या लिखी, जैसे कोई कहानी सुना रहा है, ऐसी कहानी की शैली में इन्होंने कहानियां लिखी। हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है, कि इनकी कहानियां जो है हिंदी की वाचिक परंपरा, वाचिक कहते हैं जो वचनों के द्वारा यानी बोलकर कही जाती है, उस वाचिक परंपरा को क्या करती है, समृद्ध करती है। क्योंकि भाई जब तक पहले क्या होता था, प्राचीन काल में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको क्या होता था, कहानियां जो है मनोरंजन के लिए सुनाई जाती थी, और वो सब वाचिक होती थी यानी बोलकर सुनाई जाती थी। लेकिन अब तो जो है भाषा सभी लोग शिक्षित है, तो लिखित में भी कहानियां हमें प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया स्वयं प्रकाश जो है उनके विषय में जानकारी, उनकी कहानियों के बारे में जानकारी। अब आगे चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लो एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लेना अपनी को नोटबुक के अंदर, इस परिचय को नोट कर लेना। मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं, आगे चलेंगे। अब देखो भाई, जो स्वयं प्रकाश है, इन स्वयं प्रकाश की अपनी हिंदी जो बुक है क्षितिज की जो किताब है, इनमें स्वयं प्रकाश का परिचय तो पढ़ लिया। अब जो शीर्षक इस पाठ का, यानी इन स्वयं प्रकाश ने जो कहानी अपने पाठ में दी है, वो है, उसका नाम लिख रहा हूं मैं, नेताजी का चश्मा। क्या है अध्याय का नाम? नेताजी का चश्मा, ये अपने अध्याय का नाम रहेगा। तो देखो, परिचय लेखक का हो गया है। अब अपन जो है पाठ का परिचय की तरफ ध्यान करते हैं। पाठ परिचय में क्या कहा गया है, देखो, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश होता है। देखो, अगर देश की अगर व्याख्या की जाए कि देश किसे कह सकते हैं, तो उसके लिए वहां से इनके परिचय के बारे में जानकारी दी है कि चारों तरफ जो सीमाओं से घिरा हो, यानी चारों तरफ जिसकी निश्चित सीमाएं हो, उसी भूभाग को क्या कहा जाता है, देश कहा जाता है। उसी भूभाग यानी उसी जो धरातल है, उसी धरातल को क्या कहेंगे हम, उसी धरातल को देश कहेंगे। देश बनता नहीं, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करना है तथा उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम है देशभक्ति। देखो भाई, बात ऐसी है, कहना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले अगर किसी देश के बारे में जब हम बात करते हैं, तो देश के लिए सबसे पहले निश्चित अगर शर्तों की बात की जाए, तो सबसे पहले एक सीमाओं से घिरा हुआ भूभाग, जिसमें चारों तरफ जो है सीमाएं खिंची हो, वो उसके लिए आवश्यक शर्त है। इसके अलावा देश के लिए हम बात करें तो उसमें रहने वाले सभी नागरिक, देश ऐसे बनता है, कैसे बनता है देश, कि देश जब बनेगा जब उसमें रहने वाले क्या हो, सभी नागरिकों के, और नदियां हो, पहाड़ हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पतियां हो, पशु पक्षियों से और इन सब से जो प्रेम करे, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करें, कि देश में होने वाले जो नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, नागरिक, इन सब से जो प्रेम करता हो, इन सब से जो प्यार करता हो, इनकी समृद्धि यानी इनको बढ़ाने के लिए, इनकी समृद्धि यानी इनको बढ़ाने के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति कहा जाता है। यानी देशभक्ति केवल यही देशभक्ति नहीं है कि आप सीमा पर जाकर गोली खाए, उसी को हम देशभक्ति नहीं कह सकते कि एक सैनिक बन गए, वो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हो या सीमा पे जा रहे हो, देश के लिए देश की रक्षा कर रहे हो। लेकिन देशभक्ति का मतलब वही नहीं है कि आप सीमा पर जाकर गोली खाएं और देशभक्ति दिखाएं। देशभक्ति का तात्पर्य इन्होंने स्टार्टिंग में स्पष्ट कर दिया है कि देखो, चारों तरफ का जो भूभाग है, एक सीमाओं में बटा हुआ, एक चारों तरफ सीमाओं से लगा भूभाग देश होता है, और उसके अंदर रहने वाले नागरिक, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, झरने, पशु पक्षी, उन सब से प्रेम करना, उन सब के प्रति प्रेम करना, उन सब के प्रति जो है प्रेम करना, उनकी समृद्धि यानी उनको बढ़ाने के लिए प्रयास करना, उसको भी क्या कहा जाता है, देशभक्ति कहा जाता है। जैसे अपन मान लो
छोटा सा उदाहरण है कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, कहीं बाग बगीचे में जा रहे हो। अब वहाँ बाग बगीचे में गए तो बाग बगीचे में फूल नहीं तोड़ना, कहीं अगर नल सार्वजनिक नल खुला है उसको हमने बंद कर दिया, कहीं जो है रस्तों पर जो है कोई ऐसी स्थिति है जिसे हम देखते हुए जानवर अगर घायल अवस्था में उसको हमने अगर उपचार हेतु भेज दिया, तो ये सब भी किस में आएंगे? ये सब भी देशभक्ति के ही कार्य हैं। हम देश की चीज़ों की रक्षा कर रहे हैं। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह अलग अलग मूर्तियां लगी होती हैं, कहीं गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, तो उन मूर्तियों के लिए सम्मान प्रकट करना ये भी देशभक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये सभी देशभक्ति है भाई। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। अब देखो अपने पाठ्यक्रम में नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा जो कहानी है इसमें कैप्टन चश्मे वाले एक व्यक्ति का नाम आया है जिसको लोग कहते हैं कैप्टन चश्मे वाला। तो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है कि देश के अंदर जो करोड़ों नागरिक हैं वो किस प्रकार से अपना योगदान देशभक्ति के लिए दे रहे हैं या दे सकते हैं, उनको रेखांकित करती है। यानी रेखा के द्वारा अंकित, रेखांकित का मतलब रेखा के द्वारा अंकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। ऐसे लोग कैप्टन जैसे लोग क्या करते हैं? कैप्टन जैसे लोग वो देश के निर्माण में, यानी ये देश जो है इसके निर्माण में अपने अपने तरीके से क्या करते हैं? योगदान जो है देते हैं या सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं, और कहानी ये बात कहती है कि इसमें बड़े ही नहीं बच्चे भी जो है वो इसमें क्या हो जाते हैं? शामिल होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य सबसे पहले ये है कि देश की सीमाओं में रहने वाले, जो देश एक भौगोलिक सीमा से घिरा हुआ है उसे हम देश कहते हैं, और देश के अंदर जो स्त्री पुरुष पहाड़ पौधे पेड़ पशु पक्षी इन सब से जो प्रेम करता हो, इनके समृद्धि के बढ़ाने का काम करता हो उसको देशभक्ति कहते हैं। और देशभक्ति केवल बड़ों के द्वारा ही नहीं, जो है बच्चों के द्वारा भी जो है देशभक्ति का परिचय दिया जाता है। पाठ में इसी प्रकार से कैप्टन चश्मे वाले का जो है कहानी में जो इसके विषय में जानकारी दी गई है। मूल पाठ पर आएंगे आप, मूल पाठ पर आएंगे, लेकिन इसके पहले मूल पाठ पर आने के पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा। मूल पाठ अपन शुरू करेंगे उसके पहले देखो ये जो कहानी है, ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, इस नेताजी का चश्मा कहानी जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी के अंदर हमें जो है उद्देश्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है कि कहानी, जब कहानीकार कहानी लिखता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य, शिक्षाप्रद कोई बात जरूर छुपी रहती है। तो इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि नेताजी का चश्मा कहानी में स्वयं प्रकाश का क्या उद्देश्य है, नेताजी का चश्मा कहानी का क्या उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को जरूर पकड़ करें, क्योंकि इन्होंने हल्की सी झलक हमारे को यहाँ दे ही दी है। झलक में बता ही दिया है, क्या बता दिया है कि भाई ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले, इसमें नाम लिख देता हूं मैं, एक नाम आ गया है कैप्टन चश्मे वाला। ये कैप्टन चश्मे वाला, इसका नाम आ गया कैप्टन चश्मा वाला। ये कहानी का एक पात्र समझ लो आप, कैप्टन चश्मे वाले, कि कैप्टन चश्मे वाले को माध्यम बनाया गया है कहानीकार द्वारा, और इनको माध्यम बना करके कहानी की तरफ लेकर जा रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि देशभक्ति केवल कोई देश आजाद या कोई जो है सीमा पर खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति भी देशभक्ति का परिचय दे सकता है। अब सामान्य व्यक्ति परिचय दे सकता है, सामान्य व्यक्ति के साथ सामान्य व्यक्ति तो परिचय दे ही सकता है, साथ के साथ में छोटे बच्चे भी, छोटे जो बालक है वो भी क्या कर सकते हैं? देशभक्ति में अपना सहयोग दे सकते हैं, देशभक्ति में अपना परिचय दे सकते हैं। तो यही स्वयं प्रकाश का जो है यहाँ पर उद्देश्य रहा है कि वो ये चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसके विषय में हमें समझ में आ गया, उद्देश्य हमारे समझ में आ गया। अब जब एक बार पाठ पढ़ लेंगे उसके बाद में फिर मैं प्रश्न कराऊंगा, तब उन प्रश्नों में जो है इसके उद्देश्य के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अब अभी तो खैर समय होने वाला है, मैं अगले वीडियो में जो है आपका मूल पाठ प्रारंभ करूंगा। आज के लिए आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको क्या करना है वो समझ लें। आपको होमवर्क में करना है सबसे पहले एक
पुस्तक तो खरीदनी है मार्केट से, साथ में एक नोटबुक बना ले, थोड़ी मोटी बना ले, उसके 2 पार्ट कर ले, 2 हिस्से कर ले। प्रारंभिक पार्ट जो है आपने जैसे पद्य भाग है, 9 चैप्टर पद्य भाग के हैं, तो 9 चैप्टर पद्य भाग के बीच में से डिवाइड कर ले। 9 चैप्टर पद्य भाग की ज़्यादा कॉपी बनाने से कोई व्यर्थ पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है घर वालों का। उसमें क्या करें, 2 पार्ट कर ले, 2 डिवाइड कर ले। आगे की तरफ जो है आपको पद्य भाग के लिए जगह छोड़ दे और पीछे जो है गद्य भाग पेज मोड़कर गद्य भाग डाल दे, अध्याय 10 यानी 10 डाल दें और स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा लिख दे। और उसके अंदर आपको कठिन शब्दार्थ और कठिन शब्दार्थ के साथ में पहले कठिन शब्दार्थ नहीं करने, पहले तो करेंगे आप परिचय, स्वयं प्रकाश का परिचय, और उसके बाद में उसके कठिन शब्दार्थ जो है आप कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में। डेट्स ऑल।